वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा उपाध्यक्ष, आर्टिकल 93। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे सेशन को स्किप ना करिए। लोकसभा उपाध्यक्ष का उल्लेख आर्टिकल 93 में किया गया है। जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष होता है, जैसे उसका चुनाव होता है, उसी तरीके से लोकसभा के उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको वह जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं वैसे ही उपाध्यक्ष को भी चुनते हैं। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। पहले अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, अर्थात चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निश्चित करता है? अध्यक्ष निश्चित करता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को इस स्थान के लिए चुनती है। तो सबसे पहले अध्यक्ष का चुनाव होता है, उसके बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, अर्थात चुना जाता है। तारीख कौन निर्धारित करता है उपाध्यक्ष के चुनाव की? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है, परंतु वह निम्नलिखित 3 स्थितियों द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। वह कौन कौन सी 3 स्थितियां हैं जब वह पद छोड़ सकता है? पहला है उसके सदन के सदस्य ना रहने पर, जब वह सदन का सदस्य ना रहे। दूसरा है अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र द्वारा, जब वह अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को दे दे। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाए जाने पर। लेकिन ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो। उपाध्यक्ष को पहले सूचित किया जाएगा 14 दिन पूर्व, तभी ऐसा संकल्प पारित किया जा सकता है। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उसके कार्यों को करता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब उपाध्यक्ष उसके कार्यों को करता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। जब उपाध्यक्ष अर्थात जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। जब कभी जरूरत पड़ने पर आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अगर ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेषाधिकार होता है। उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है।
अर्थात जो संसदीय समितियां हैं, जब उसका सदस्य बनाया जाएगा उपाध्यक्ष को किसी भी समिति का, तो वह समिति का सभापति स्वाभाविक रूप से बन जाता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तब वह पहली बार मत नहीं दे सकता है, केवल मत बराबर होने की दशा में मत करता है, जैसे जिसे कहते हैं कास्टिंग वोट का पावर इसके पास होता है जब वह पीठासीन होता है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होगा, हालांकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है। सदन में उपस्थित रह सकता है लेकिन पीठासीन नहीं होगा। जब अध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह होता है, अर्थात जब अध्यक्ष अपने पद पर है तब जो उपाध्यक्ष है अन्य सदस्यों की तरह होता है, उसके पास कोई पावर नहीं होता है अध्यक्ष वाला। उसे सदन में बोलने, कार्रवाई में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है। उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन व भत्ते का हकदार है, जो भारत की संचित निधि द्वारा देय होता है। दसवीं लोकसभा तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे। 10वीं लोकसभा तक 11वीं लोकसभा से इस पर सहमति हुई कि अध्यक्ष कहां से होगा, सत्ताधारी दल का होगा व उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल से हो, दोनों एक से नहीं हो सकते हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग से शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है, अर्थात अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अलग से शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट, अध्यक्ष को प्रेसिडेंट व उपाध्यक्ष को डिप्टी प्रेसिडेंट कहते थे। यह नामकरण 1947 तक चलता रहा। 1921 से पहले भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी होता था। 1921 से पहले 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक व्हाइट व सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, जो पहले भारतीय थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट व डिप्टी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा गया। हालांकि पुरानी व्यवस्था 1947 तक चलती रही, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय भाग को कार्यान्वित नहीं किया गया। जीवी मावलंकर व अनंत दयानाम आयंगर को क्रमशः लोकसभा का पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष बनाया गया। जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष व अनंत दयानाम आयंगर पहले उपाध्यक्ष। जीवी मावलंकर को संविधान सभा के अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय संसद का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने एक दशक तक 1947 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला, 10 सालों तक। लोकसभा के सभापतियों की तालिका अर्थात पैनल। लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है। इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। अर्थात जो पैनल होता है 10 सदस्यों का,
जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित हों तो इनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के समान ही होती है। जब वो सदस्य होते हैं पैनल के 10, जब वो पीठासीन होते हैं कोई भी सदस्य, तो उनकी शक्ति जो होती है अध्यक्ष के समान ही होती है। वह तब तक पद धारण करता है जब तक नई सभापति तालिका का नामांकन ना हो जाए। जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करता है। यह बात ध्यान आकर्षण योग्य है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। रिक्त पदों के लिए जितना जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। अगला आता है प्रोटेम स्पीकर, सामयिक अध्यक्ष। संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा अध्यक्ष है नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि पिछली लोकसभा अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। अर्थात यह ऐसा पद है जो लोकसभा के विघटित होने के बाद भी समाप्त नहीं होता। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाता है। अब इसके लिए शपथ का प्रावधान है। प्रोटेम स्पीकर की जो व्यवस्था की गई है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। अब यहां से प्रश्न बन सकता है, नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी कौन होता है? दैट इज प्रोटेम स्पीकर। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद खुद समाप्त हो जाता है। अतः यह पद अल्पकालीन होता है। अगला है राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा का सभापति आर्टिकल 89। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 में कहा गया है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष शक्तियां होती हैं जो सभापति के पास नहीं होती हैं। कौन कौन सी हैं? लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। उसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। यह दो शक्तियां सभापति के पास नहीं होती हैं। अध्यक्ष के विपरीत सदन का सदस्य होता है। अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा का सदस्य होता है, जबकि जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो दोनों में अंतर है। जो अध्यक्ष है वह तो सदन का सदस्य है, लेकिन सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, जबकि वह सदन का सभापति होता है।
परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता है। मत बराबर होने की स्थिति में वह मत दे सकता है, अर्थात सभापति को भी कास्टिंग वोट का पावर है। जब उपसभापति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। जब लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है अगर उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। तो दोनों में बहुत अंतर है। जब सभापति को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है, वह बोल सकता है, कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता है। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के मामले में ऐसा नहीं है, वह पहली बार मत दे सकता है। अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन और भत्ते भी संसद निर्धारित करती है, जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो कि भारत की संसद और दुनिया की संसदों के बीच की कड़ी का कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। जब कभी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ऐसी स्थिति में उसे राज्यसभा से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। अगला है राज्यसभा का उपसभापति। अब जो राज्यसभा का उपसभापति है, यह सदन का सदस्य होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना उपसभापति चुनती है। जब किसी कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया उपसभापति चुन लेते हैं। उपसभापति अपना पद निम्नलिखित 3 में से किसी कारण से छोड़ सकता है। कौन कौन से कारण है? पहला है यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा, यदि वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा सौंप दे। तीसरा है यदि राज्यसभा में बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है। तो ये 3 कारण है जिससे राज्यसभा के उपसभापति का पद खाली हो सकता है, रिक्त हो सकता है। उपसभापति सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति की अनुपस्थिति में भी वह बतौर सभापति कार्य करता है। दोनों ही मामलों में उसके पास सभापति की सारी शक्तियां होती हैं। इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, वह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। सभापति की तरह ही उपसभापति भी सदन की कार्रवाई के दौरान पहले मत नहीं दे सकता है। दोनों ओर से बराबर वोट पड़ने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्रवाई में पीठासीन नहीं होता, भले ही वह सदन में उपस्थित हो। जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है, जैसा कि उपाध्यक्ष के मामले में होता है। वह बोल सकता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है तथा
मतदान की स्थिति में मत भी दे सकता है। सभापति की तरह ही उपसभापति भी नियमित वेतन एवं भत्तों का अधिकारी होता है। उसे संसद द्वारा तय किया गया वेतन भत्ता मिलता है, जिसका भुगतान भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अगला राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका। राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति उसके सदस्यों के बीच से उपसभापतियों को मनोनीत करता है। सभापति एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में इनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। उस समय उसे सभापति के समान ही अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त होती हैं। जब पैनल में कोई उपसभापति भी उपस्थित ना हो तो दूसरा व्यक्ति जिसे सदन ने निर्धारित किया हो बतौर सभापति कार्य करता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पैनल का सदस्य उस कार्रवाई का संचालन नहीं कर सकता जब सभापतियों उपसभापति का पद रिक्त होता है। इस समय यह सभापति का दायित्व होता है कि वह उपसभापति की नियुक्ति करे। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए जितना जल्द से जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। थैंक्स। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।